हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। दोस्तों ये आज का लेक्चर कितना है? आज लेक्चर 5वां है। दोस्तों इसके पहले हमने 4 लेक्चर तक कर लिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। दोस्तों आज यह लेक्चर 5वां जो होगा यह आखिरी लेक्चर होगा। ये किसका? रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। दोस्तों ये रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण का ये 5वां लेक्चर आखिरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? उपचयन, अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे संक्षारण। दोस्तों तीसरा क्या पढ़ेंगे? संक्षारण। और चौथा क्या है? विकृत गंधिता। दोस्तों इस 4 टॉपिक को आज हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। इस चारों टॉपिक को एकदम बेसिक से उदाहरण के साथ इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों यह लेक्चर क्या है? आखिरी है। रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण का यह लेक्चर क्या है? आखिरी है। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुका है, वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या देखते हैं? उपचयन, अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों आज का पहला टॉपिक क्या है? उपचयन, अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। दोस्तों यह उपचयन, अपचयन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है इसको देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया जो है वो एक साथ होती है। क्या है? जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या फिर ऐसी अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण दोस्तों इसका एकदम क्या है? विस्थापन अभिक्रिया की तरह है। जैसे क्या है? Zn प्लस CuSO4 यानी जिंक और कॉपर सल्फेट। ये क्या है? ये जिंक है। ये जिंक है और ये क्या है? कॉपर सल्फेट। और देखो बच्चों, अब क्या है? जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। यहाँ पर क्या है? जिंक जो है वो कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील है। इसलिए जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट को यानी कॉपर को उसके लवण के विलयन से अलग कर देगा और क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा, यानी ZnSO4 बना लेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। Zn क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। Zn क्या है? 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन का Zn क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2 का चार्ज हो जाएगा और सल्फेट पे क्या है? -2 का चार्ज हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जिंक अकेला है। यहाँ पर अकेला से क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यह Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। Zn का दोस्तों क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर Zn था अकेला, अकेला से हो गया कितना? डबल। अब Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि जिंक जो है वो सल्फेट के साथ मिल गया यहाँ पर, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से क्या है? कम क्रियाशील है। अब दोस्तों देखिए बचा क्या हमारे पास? बचा कॉपर। बचा क्या? कॉपर। अब देखो दोस्तों कॉपर क्या कर रहा है? ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर कॉपर जो है वो यहाँ पर था डबल से क्या हो गया? यहाँ पर था डबल से क्या हो गया? सिंगल।
यानी कॉपर पर +2 का चार्ज लगेगा। नहीं तो रहने दीजिए लिखने की इसको। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर था डबल, यहाँ पर हो गया अकेला, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है, अपचयन। कॉपर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब दोस्तों देखिए एक बार फिर से, उपचयन, अपचयन या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं, उपचयन, अपचयन या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं उसको। तो दोस्तों सबसे पहले हमने उदाहरण क्या लिया, जिंक। जिंक और क्या है, कॉपर सल्फेट। जिंक जब है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ पर जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट को उसके लवण के बेरिलियम से अलग कर देगा। यहाँ पर Zn 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, यहाँ पर Zn जो है सिंगल से डबल हो जा रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। दोस्तों कोई भी अगर सिंगल से डबल हो तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और अगर डबल से सिंगल हो तो उसका क्या हो रहा है, अपचयन होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या था, जिंक जो है वो सल्फेट के साथ मिल गया, जिंक सल्फेट बना दिया। ये क्या बना दिया, जिंक सल्फेट। जिंक जिंक सल्फेट बना दिया। और ये कॉपर क्या हुआ, अकेला हो गया, क्या बना दिया, कॉपर। कॉपर बना दिया। तो दोस्तों देखिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं। जब दो विलयनों को, यानी जब कोई दो विलयन हो, जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है, यानी जब दो विलयन हो, यानी जो विलेय हो उनको आपस में मिला दिया जाता है, और उनकी अभिक्रिया से, और उनकी अभिक्रिया जो हो जाए से एक श्वेत रंग के पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, जो जल में क्या होती है, आविलेय होती है। यानी जल में आविलेय मतलब जल में वह घुल नहीं सकती, यानी जल में आविलेय है, और इस आविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जो जो आविलेय पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो जाए, ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण ले लें, क्या है, सोडियम सल्फेट, Na2 दोस्तों ये जो O है उसको यस के बराबर बनाइएगा, बड़ा एकदम, Na2SO4। अब Na2 यानी सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट की क्रिया हम किससे करा दें, बेरियम क्लोराइड, बेरियम BaCl2। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे C के बगल में 2 कैसे आया, क्योंकि बेरियम की परमाणु क्रमांक जो होती है इस पर +2 का चार्ज होता है और क्लोरीन पर -2 का चार्ज होता है। तो देखिए यानी Ba पर क्या है, +2 का चार्ज है, क्लोरीन पर क्या है, -1 का चार्ज है। अब जब ये बनाएगा, क्या बनाएगा, ये जो Ba है ये माइनस जो है यहाँ पर आ जाएगा, और जो क्लोरीन यहाँ पर 2 है यहाँ पर आ जाएगा, यानी Cl2। तो दोस्तों ये है, तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको देख रहे हैं, ये क्या बनाएगा। अब देखो यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर सोडियम किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ जाएगा, ये क्या बना लेगा, NaCl। अब दोस्तों देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 2 NaCl। अब प्लस में क्या बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा, ये बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला जाएगा, यानी BaSO4। अब दोस्तों देखिए, दोस्तों इस O को हमसे गलती हो जा रही है, आप लोग इस O को एकदम बड़ा बनाइएगा यस के, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अकेला सल्फेट, यहाँ पर अकेला बेरियम, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, BaSO4। अब दोस्तों इसका नाम लिख देते हैं, क्योंकि इसका नाम जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या है, सोडियम सल्फेट, ये क्या है,
सोडियम सल्फेट। और ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम बेरियम क्लोराइड। और ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। और ये क्या है? बेरियम सल्फेट। ये क्या है? बेरियम सल्फेट। अब दोस्तों देखिए, ये जो बेरियम सल्फेट है यह जल में नहीं घुल सकता, क्योंकि यही जल में क्या है? अविलेय है। और ये तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अवक्षेपण अभिक्रिया की डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है? जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण हो जाए, और ये जो श्वेत रंग के पदार्थ है यह जल में क्या हो? अविलेय हो। और इस अविलेय पदार्थ को क्या कह दें? अवक्षेप कह दें। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो जाए उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों हमने ये उदाहरण लिया, इसकी अभिक्रिया यानी सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराया। अब बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराया तो क्या बना लिया? NaCl बना लिया। अब यहाँ पर 2 Na था और 2 Cl था, इसलिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए। अब क्या है? उसके बाद बचा क्या? यानी बेरियम सल्फेट, यानी बेरियम सल्फेट आके बना लिया। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। क्या है? आखिरकार जरूरी क्यों है समीकरण को संतुलित करना? दोस्तों आखिरकार जरूरी क्यों है समीकरण को क्या करना? संतुलित करना। तो दोस्तों देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है? द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है, जो द्रव्यमान होता है उसको निर्माण नहीं किया जा सकता, और ना ही क्या है? विनाश किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय, रासायनिक अभिक्रिया को जब लिखते हैं तो क्या करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। यानी दोस्तों जो द्रव्यमान है उसको ना ही निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो दोस्तों क्या है? तो इसका एक द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या कहता है कि अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर किसके होगा? उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के। तो दोस्तों यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है? अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होता है? उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के। उत्पाद अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर किसके होगा? उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के। तो दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है? जो अभिकारक तत्वों का जो द्रव्यमान होगा वो उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है, यानी द्रव्यमान को निर्माण नहीं किया जा सकता है और उसका विनाश भी नहीं किया जा सकता है, बल्कि उनको एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में क्या है? बदला जा सकता है। तो उनका ना ही विनाश किया जा सकता है। और रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय हम क्या कर लेते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर लेते हैं। यानी जितना ही अभिकारक होगा तत्वों का द्रव्यमान होगा उतना ही क्या होगा? उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान बराबर होगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है? संक्षारण किसे कहते हैं? दोस्तों इसको देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है संक्षारण का। यानी जब धातुओं को, कोई धातु हो उसको क्या है? वायुमंडल के संपर्क में। अब दोस्तों वायुमंडल में आप जानते हैं क्या है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, आज तमाम गैसें होती हैं। तो क्या है? जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, क्या है? वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायु में उपस्थित, वायु में क्या है? उपस्थित गैस, जो गैस होते हैं ऑक्सीजन गैस जैसे नाइट्रोजन गैस, तथा नमी, जो नमी होती हैं,
नमी के कारण धातु जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होने लगता है। यानी उस धातु में क्या होती है, संक्षारण की प्रक्रिया चालू हो जाती है, नष्ट होने लगता है। और इस प्रक्रिया को क्या है, संक्षारण कहते हैं। अब दोस्तों ये जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे क्या है, लोहे पर जंग लगना। यानी दोस्तों लोहे को क्या है, जब उस पर नमी लग जाती है यानी वायुमंडल के संपर्क में रख देते हैं, यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है लोहा, तब क्या होता है, लोहे पर जंग लग जाती है। अब दोस्तों अगला क्या है, तांबा। तांबा, आपने तांबे के लोटे से जल चलाते हुए देखा होगा अपनी मम्मी को, या फिर आप भी चढ़ाते होंगे। तो दोस्तों आप तांबे पर देखते होंगे उसके तली में क्या है, या फिर साइड साइड में क्या हो जाता है, हरी परत हो जाता है। यानी उस तांबा क्या होता है, तांबे का संक्षारण शुरू हो जाता है। यानी कॉपर, जो कॉपर होता है और तथा तांबे पर हरी परत का चढ़ना। उसके बाद क्या है, चांदी पर काली परत का चढ़ना। अब दोस्तों जैसे चांदी का एग्जाम्पल क्या है, जैसे पायल होता है ना, वहाँ पर पायल पर हरदम वो पानी में भीगता है, जैसे पानी में भीगता है तो क्या होता है, चांदी पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, काला काला धब्बा हो जाता है। यानी चांदी का क्या होता है, काली परत का चढ़ना। यानी चांदी भी क्या होता है, उसके संक्षारण की प्रक्रिया उसमें क्या होती है, शुरू हो जाती है। अब दोस्तों आपको संक्षारण समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम क्या देखते हैं, यानी जब धातु संक्षारण हो रहा है तो उसके बचने के उपाय भी कुछ होंगे। तो दोस्तों हम संक्षारण से बचने के कुछ उपाय देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने संक्षारण देख लिया, अब क्या देखेंगे, संक्षारण से बचने के उपाय। तो दोस्तों यानी जंग, संक्षारण माने क्या होता है, जंग। यानी उस संक्षारण से हम किस किस प्रकार से बच सकते हैं उसको देखते हैं। यानी पहला टॉपिक क्या है, संक्षारण से बचने के उपाय, धातु पर पेंट का लेप लगाना। धातु पर क्या कर देना, पेंट का लेप लगाना। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके घर में खिड़कियाँ होंगी, यानी खिड़कियाँ वहीं दरवाजे, वो क्या होंगी, लोहे के होंगे। अब लोहा भी जो है उस पर उसका संक्षारण ना हो, यानी उस पर जंग ना लगे, उसके लिए हम उसको जंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर क्या कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं, जिससे जो दरवाज़ा है या खिड़की है वो क्या हो, संक्षारण ना हो, यानी उस पर जंग ना लगे। अब दोस्तों दूसरा टॉपिक क्या है, यानी संक्षारण से बचने के उपाय का दूसरा नियम क्या है, समय समय या फिर उचित समय पर पालिश करते रहना। यानी समय समय पर या फिर उचित समय पर, जैसे 1-2 दिन में पालिश करते रहना, यानी उसको क्या कर दें, पालिश कर दें। अब दोस्तों क्या है, धातु को नमी से दूर रखें। दोस्तों अगर धातु को नमी मिल जाएगी तो धातु पक्की बात है क्या है, संक्षारण कर लेगा, यानी धातु क्या होगी, जंग लग जाएगी। यानी धातु को नमी से दूर रखना क्या है, बहुत ही अच्छा है संक्षारण से बचने के लिए। अब दोस्तों अगला क्या है, किसी कम क्रियाशील, कोई कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों हमने जैसा आपके बताया है, सक्रियतर श्रेणी में जो सबसे नीचे आते हैं धातु वो क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। जैसे क्या है, जैसे लोहा है, अब लोहा ये है, लोहा जो है इस पर आसानी से अगर इसको वायुमंडल में रख देंगे या फिर नमी में रख देंगे तो लोहा जो है वो क्या कर लेगा, संक्षारण हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जो कम क्रियाशील धातु, जैसे क्या है चांदी, अब चांदी दोस्तों क्या है, ये जो है सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आता है, यानी गोल्ड के क्या होता है, ऊपर रहता है। अब दोस्तों अगर हम लोहे पर चांदी का परत चढ़ा दें तो क्या होगा, यह संक्षारण होगा, लेकिन क्या होगा, जल्दी नहीं होगा। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, विकृत गंधिता। दोस्तों इस विकृत गंधिता तो एक में ही लिखिएगा, तो दोस्तों इसका डेफिनेशन क्या है, विकृत गंधिता का डेफिनेशन क्या है, वसा माने क्या होता है, तैलीय पदार्थ। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण, यानी ऑक्सीकरण माने क्या होता है, उपचयन, ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और, यानी गंध माने बदबू आना, गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। अब दोस्तों ये क्या है, विकृत गंधिता, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में अरुचिकर स्वाद तथा गंध का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। अब दोस्तों इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, चिप्स। दोस्तों आप चिप्स तो जानते होंगे, आप रोज़ खाते होंगे चिप्स को। चिप्स क्या है,
चिप्स के पैकेट में, चिप्स आप लोग देखते होंगे चिप्स में क्या होता है, चिप्स थोड़ा सा रहता है लेकिन वो क्या होता है, फूला रहता है, जैसे लगता है उसमें क्या है, गैस भरा रहता है, एक गैस है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वह बहुत ही कम क्रियाशील गैस होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, बहुत ही कम क्रियाशील गैस होता है जो चिप्स से क्रिया नहीं करता है। अब दोस्तों देखो, जब नाइट्रोजन जो है वो चिप्स से क्रिया नहीं करेगा, यानी उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया उत्पन्न नहीं होगी, तब क्या होगा, चिप्स खराब नहीं होगा, जो चिप्स है वो लंबे समय तक क्या होगा, खाने योग्य रहेगा। अब दोस्तों इसलिए चिप्स के पैकेट में क्या होती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, यानी चिप्स के पैकेट में केवल नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स के पैकेट में यानी कम क्रियाशील की गैस भरी जाती है जो चिप्स से क्रिया नहीं करेगी। अब दोस्तों अगला उदाहरण देखते हैं, खाद्य पदार्थों का, यानी जो खाने वाला पदार्थ है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। अगर खाद्य पदार्थों का क्या होता है, किसी से क्रिया कर लेता है, जैसे ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो खाद्य पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, तो विकृत गंधिता होती है, यानी जो खाने योग्य नहीं रह जाता है वो खाद्य पदार्थ। यानी जब खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो खाद्य पदार्थ जो है वो खाने योग्य नहीं रहेगा। तो दोस्तों विकृत गंधिता आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों क्या है, विकृत गंधिता हो तो खाद्य पदार्थों का हो गया, लेकिन अब इसे आप लोग सोच रहे होंगे क्या इससे बचने का उपाय कोई है, तो दोस्तों है उपाय। इसको पहले इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके बचने के उपाय बताते हैं। तो दोस्तों हमने विकृत गंधिता पढ़ लिया, अब दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, विकृत गंधिता से बचने के क्या है, कुछ उपाय हैं। तो दोस्तों विकृत गंधिता से बचने के कुछ उपाय को देख लेते हैं। जैसे क्या है, पहला उपाय क्या है, खाद्य पदार्थों को प्रशीतक में रखना चाहिए। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं प्रशीतक क्या होता है, आखिरकार प्रशीतक क्या होता है, प्रशीतक क्या होता है, फ्रिज। प्रशीतक यानी फ्रिज, यानी खाद्य पदार्थों को प्रशीतक या फिर फ्रिज में रखना चाहिए। अगर आप लोग देखते होंगे कि फ्रिज में जो चीज़ें रखते हैं वो ज़्यादा समय तक क्या होती हैं, सुरक्षित रहती हैं, खाने योग्य रहती हैं। तो उसके बाद दूसरा क्या है, खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश से दूर रखना चाहिए। दोस्तों जो खाने वाला पदार्थ होता है वह सूर्य के प्रकाश से क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को क्या है, सूर्य के प्रकाश से दूर रखना चाहिए। और दोस्तों तीसरा क्या है, खाद्य पदार्थों के पैकेटों में अक्रियाशील गैस, यानी जो किसी से क्रिया ना कर सके वो क्या है, अक्रिय गैस भरना चाहिए। अब अक्रिय गैस क्या है, जैसे नाइट्रोजन भर दें, नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट में भर दें या किसी के पैकेट में रख दें जो खाद्य पदार्थ हो, यानी खाद्य पदार्थों के पैकेट में अक्रियाशील गैस भरना चाहिए। वो फिर चिप्स का पैकेट हो या फिर किसी का पैकेट हो, उसमें क्या है, अक्रियाशील गैस भर देंगे जिससे वह खाद्य पदार्थों से क्रिया नहीं करेगा और विकृत गंधिता से बचने के उपाय का काम करेगा। उसके बाद क्या है, चौथा, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी, यानी खाद्य पदार्थों को ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जिसमें वायु प्रवेश ना कर सके। यानी यहाँ पर क्या लिखा गया, वायुरोधी। वायुरोधी माने क्या होता है, जहाँ पर वायु प्रवेश ना कर सके, वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये क्या है, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में क्या है, रखना चाहिए। अब दोस्तों ये जो रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण चैप्टर है वो आज हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण, ये आज क्या है, लेक्चर 5वां है और लेक्चर 5वां में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा, अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण है इसका पीडीएफ आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसका नोट्स कहाँ से बनाएं। तो दोस्तों इसका नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जा कर के नोट्स बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं। दोस्तों हम दिखा देते हैं कि हमारा नोट्स किस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा नोट्स किस प्रकार का है, एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग आपके लिए मेहनत करके दिन रात एक करके आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो दोस्तों यहाँ से जा कर के आप इस नोट्स को प्रॉपर तरीके से बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों केवल वीडियो देखने से नहीं आएगा, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, उसको रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएगा समझ में। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा और नोट्स दोस्तों यहाँ पर बना लीजिएगा। तो दोस्तों क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम दूसरा चैप्टर रसायन विज्ञान का पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण। तो दोस्तों इसको बना लीजिएगा, पीडीएफ हम लोग दे देंगे और टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा।
तो दोस्तों इसको बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।